बेसिकली ये कहती है कि कोई भी बॉडी अपने में से जब भी एनर्जी एमिट करती है तो वो एनर्जी हमेशा डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एमिट होती है, कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में एमिट नहीं होती है, और एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उन एनर्जी के पैकेट्स को नाम दिया जाता है क्वांटा या फोटॉन। उन एनर्जी पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा या फोटॉन। और एक फोटॉन या क्वांटा की जो भी एनर्जी होती है वो एमिट होने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड है कॉन्स्ट लगा दिया एच कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल सेकेंड, डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर ml/t -1। क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछा जाता है ये। एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है इसकी डायमेंशन। न्यू बेसिकली क्या होता है c/λ, ठीक है। तो ये उठा के आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपके पास एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा h न्यू या फिर sc/λ। गॉट इट। कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है ना, तो एच और सी को हटा दो तो उसकी जगह हो गया 12400 और लैम्डा आपने पुट कर दिया आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, तो यहाँ से एनर्जी किस में कैलकुलेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये एनर्जी कैलकुलेट हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। गॉट इट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो कि n फोटॉन्स दिए हुए हैं, एक फोटॉन की तो एनर्जी आप निकाल चुके हो h न्यू, n फोटॉन्स दिए हुए तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी nh न्यू या फिर nhc/λ। ये हो गई n फोटॉन्स की एनर्जी, ठीक है। यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जिस लाइट की जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और इन्वर्स होता है वेवलेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी उतनी कम। पता है हमें ये बात कि रेड की वेवलेंथ वॉलेट से ज़्यादा होती है, तो रेड की एनर्जी वॉलेट से कम हुई, एनर्जी इन्वर्स हुआ वेवलेंथ के। तो एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे E1/E2 = λ2/λ1। तो ये कैलकुलेट हो गई आपके पास एनर्जी। कुल मिलाकर के अगर दो लाइट इंसिडेंट हो रही हैं तो फ्रिक्वेंसी का सम हो गया ν1 + ν2। तो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी, तो E = हो जाएगा E1 + E2। अब एनर्जी इन्वर्स होता है वेवलेंथ के, तो E की जगह 1/λ, E1 की जगह 1/λ1 और E2 की जगह 1/λ2। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, λ1 λ2 अपॉन λ1 + λ2। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन क्या करती है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से दो चीज़ें निकाली गई। तो दो चीज़ों के अंदर पहला आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वन इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अनदर वन इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है। सबसे पहले बात कर लें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ये आपको पता होगा कि सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के अंदर आता है, यानी ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जो हर तरह की रेडिएशन अपने में से एमिट करती है। तो सन ने जो भी एनर्जी रेडिएट करी ना, वो सन की टेम्परेचर की 4th पावर पर डिपेंडेंट होती है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एनर्जी इन्वर्स किसके होता है, वेवलेंथ के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्स किसके हुआ, टेम्परेचर के। गॉट इट। यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ टेम्परेचर उतना कम, और जितना कम वेवलेंथ टेम्परेचर उतना ज़्यादा। यही आपका प्रिंसिपल है किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है। तो हमने एनर्जी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ लिया। तो जैसे हम वेवलेंथ के साथ ग्राफ लेते हैं, तो वेवलेंथ के साथ ग्राफ लेने पर हाई टेम्परेचर पर वेवलेंथ कम और लो टेम्परेचर पर वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। गॉट इट। यानी कि बॉडी अगर अपने में से लाइट एमिट कर रही है हाई वेवलेंथ की, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और अगर लो वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है। सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। इसका मतलब ये होता है कि सन अपने में से हर तरह की वेवलेंथ को एमिट कर रही है, हर तरह की, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर रही है। यानी वो बॉडी जो कि हर तरह की रेडिएशंस को अपने में से एमिट करे, एब्जॉर्ब कुछ ना करे, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगला फिनोमेनन है, हाईली इंपॉर्टेंट है। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट। यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो फिनोमेनन किस पे बेस्ड हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हुआ, जिसमें कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। मान लीजिए आपने एक मेटल लिया, उस मेटल में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, मेटल के ऊपर बाहर से लाइट डालेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, करने के बाद मूव करेगा, जंप करेगा, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट। तो फिनोमेनन क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करने से करंट बनेगी, तो इफेक्ट कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनोमेनन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली, मेटल की प्लेट्स, एक को जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव पर, एक को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव पर। पॉजिटिव वाली का नाम दिया है एनोड, नेगेटिव वाली का नाम दिया कैथोड। और लाइट को सबसे पहले डाला कैथोड पर, ठीक। तो जैसे ही कैथोड पर लाइट को डाली, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को मान लिया न्यू, तो इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव, एनोड का पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन के मूव करते ही करंट ठीक अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगी, कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड की तरफ। तो लाइट एनर्जी ने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया, नहीं किया। सर्किट में अगर मिली एमीटर लगा दोगे ना, तो वो इस करंट की रीडिंग को नोट भी कर लेगा। यानी कि करंट जो होती है वो मिली एम्पेयर के ऑर्डर में होती है। यहाँ पर करंट इज ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये हो गया करंट मिली एम्पेयर के ऑर्डर में। अब जो करंट है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लॉज दिए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिनार्ड और मिलिकन ने लिए लॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। सबसे पहला लॉ जो दिया वो ये दिया, ये इवेंट तभी हो पाएगा जब डाली गई लाइट की फ्रिक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तो ये इवेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जैसे कभी कभी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये था इसका पहला लॉ। और दूसरे लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डाली गई लाइट की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितनी हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल की सरफेस से डालोगे ना, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रिक्वेंसी को आप डबल करते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर यहाँ से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना। डिटेल फिजिक्स में आएगी इसकी। बाकी तीसरा जो करेक्टर है वो ये कि जो करंट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा लाइट की इंटेंसिटी पर। जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर सेकंड अगर बढ़ा दोगे, ठीक है ना, जितने ज़्यादा फोटोन्स आप डालोगे मेटल की सरफेस पर, जैसे 3 फोटोन डाले तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3। ये चीज़ कहलाती है इंटेंसिटी। तो करंट किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। तो करंट का इंटेंसिटी के साथ जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से आएगा। इंटेंसिटी डबल करने पर करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया, तो लॉ तो दिए लिनार्ड मिलिकन ने, एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने, और टोटली एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। टोटली एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जो बताया वो ये कि मान लो कि हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, ठीक है, और आपने बाहर से लाइट डाली और वो लाइट अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर के आ रही है, ठीक है। तो क्या सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर आ जाएगा, सारी की सारी लाइट की एनर्जी तो नहीं लेगा ना, कुछ मेटल भी तो कंज्यूम करेगा। तो जो एनर्जी मेटल कंज्यूम कर जाता है ना, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। मान लो जो लाइट डाल रहे हो उसकी एनर्जी 100 जूल है और इलेक्ट्रॉन निकला 90 जूल से, तो ऑब्वियसली बात है 10 जूल कौन खा गया, मेटल से खा गया, नहीं खा गया। यानी मेटल ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो कितनी है, 10 जूल, सही है। उसी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन 90 + 10 का सम रहेगा तो 100 के इक्वली रहेगा, नहीं रहेगा। यानी वर्क फंक्शन वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है किसी मेटल की नेचर के ऊपर, और अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसका फॉर्मूला H/μ0 या फिर Sc/λ0। μ0 का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और λ0 का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, फॉर्मूले को सॉल्व इजी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 12400 Sc की जगह रख दो और λ0 का किस में कैलकुलेट कर लो, एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आ गया कि आप 100 जूल की एनर्जी ला रहे हैं, 90 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, 10 जूल का वर्क फंक्शन है, तो 90 + 10 रहेगा किसके इक्वल, 100 के इक्वल। तो फिनोमेनन किसके पर बेस्ड हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 100 में से 10 को माइनस करके ही तो निकालोगे। तो यानी कि E- वर्क फंक्शन कर दो, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा।
अब ई का क्या फॉर्मूला है, वो था एच न्यू, वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट, या फिर एस सी अपॉन लेमडा और एस सी अपॉन लेमडा नॉट। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया टोटल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच कॉमन करके न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर एस सी कॉमन करके 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो ये आ गई निकल करके आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। वेलोसिटी निकालनी हो ना तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देना हाफ mv² से, इससे वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना हाफ mv²। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी निकालने के लिए हाफ mv² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे तो 9.12 10 की पावर माइनस के 31 kg। ठीक है। अब अगर मान लो कि फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो इस फंडे को आप ऊपर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में लगा के देखो कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब ये इवेंट तभी हो पाएगा जब डाली गई लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर हो।